बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज जुम्मा है, 23 रमज़ान है, 13 मार्च है और 30 फगन है। आलमोस्ट रमज़ान जो है हमसे अलविदा हो रहा है और अपने साथ बहुत सारी बरकतें, रहमतें अगर हमारे हिस्से में है तो छोड़ के जा रहा है। अल्लाह ताला इस महीने में जो हमने इबादत की कबूल फरमाए। दायरे घर में रहने वाले मेरे पाकिस्तानी जो हैं, जो या रोज़ी पे होते हैं या रोज़े पे होते हैं, दोनों ही उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को भी आसान करे। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज सिंध के उससे मैं चाह रहा था बात शुरू करूँ। निहाल हाशमी साहब जो है उन्हें उजलत में गवर्नर सिंध बना दिया गया है और टेसूरी साहब को फारिग कर दिया गया। ये अचानक जो फैसला हुआ खुद एमकेएम के इल्म में भी नहीं था। इसके पीछे असल गेम क्या है? तो मैं आपको बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि इस बुरी परफॉर्मेंस की वजह से शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो खटकने लग गए हैं और कुछ इस तरह के इंदिए, कुछ इस तरह के इशारे किनाए जो हैं वो भी माजी में मुख्तलिफ जगहों से होते रहे कि कोई गोल्डन बॉय जो है, वंडर बॉय की तलाश हो रही है और ये जो गवर्नर वगैरह के होते होते ये समझे कि ये आइनी होते हैं तो ये हुकूमतें चली भी जाए तो ये कायम रहती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून को इस बात का एहसास हो गया कि उनके हाथ से हुकूमत जो है वो सरक रही है। मुझे नहीं पता कि कल को क्या हो, लेकिन जो अब मौजूदा सिचुएशन है उसमें शहबाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख के सबसे नामकबूल और नापसंदीदा वज़ीर आज़म जो हैं गिरदाने जाएंगे। और उसी की वजह से आप अंदाज़ा कर लें कि शहबाज शरीफ साहब के जो पाकिस्तान के अंदर वह अब आप देख लें कि वो सऊदी अरब गए हैं शहजादा सलमान से मिले, लेकिन उससे पहले हमारे फील्ड मार्शल साहब तशरीफ़ लेके गए थे। MBS से उनके तफील मामलात मुज़ाकरात हुए हैं, फिर अब ये शहबाज शरीफ साहब गए हैं। यानी कि शहबाज शरीफ को अगर आप ये समझ लें कि वो बस अब बेचारे, मैं कोई कहना नहीं चाहता, वैसे मुबारक हो आप सबको कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो पाबंदी लगी थी वो ख़त्म हो गई है और आज वो गैर मुल्की दौरे पे चले गए। ये एक रिकॉर्ड है कि एक अरसा वो मेरा ख्याल है एक हफ़्ता या 10 दिन पाकिस्तान में रहे, क्योंकि हालात ऐसे नहीं थे कि वो तैयारा लेके कहीं जाते आते रहते, तो उनके ऊपर से ये पाबंदी जो है ख़त्म हो गई। लेकिन जो चीज़ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि शुनीद है कि ईद के बाद कुछ इस तरह का कोई सिचुएशन देखने में आ सकती है जिसके तहत आपको नून लीग की हुकूमत थोड़ी सी स्टेप डाउन होती नजर आए। तो ये जो आईने ओहदे होते हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि ये हमेशा ये रहते हैं चाहे हुकूमतें रहे ना रहें। तो कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने अपने एक आईनी ओहदा जो है वो बरकरार रखा है। दूसरी जानिब एमकेएम को भी एक सबक जो है वो देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एमकेएम ने, आपको याद होगा कि जब इमरान खान की साहब की हुकूमत छोड़ी थी तो उन्होंने बड़ा ऐलान किया था कि जी इमरान खान की हुकूमत चूँकि महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो गई लिहाजा वो उन्हें छोड़ दे। देखिए कहते हैं दरवेशों का दिल दुखाने वाला कदे खुश नहीं रहता, यानी दरवेशों का दिल दुखाने वाला कभी खुश नहीं रहता। आप ज़रा अंदाज़ा करें कि इमरान खान से जो जो टकराया, जिसने भी इमरान खान के साथ बेवफाई की, क्या आज वो उसको आप ये कह सकते हैं कि वो बड़ा खुश है, बड़ा मुतमईन है, मुआशरे में उसकी इज्जत है, मुकाम है? एक नाम ले लेते हैं चले, परवेज़ खटक का। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने पिछले 1 महीने में परवेज़ खटक की कहीं मौजूदगी का आपने सुना है, तो आप कहेंगे कौन परवेज़ खटक? मैं कौन से चले महमूद अहमद, वो जो वज़ीर आला साबिक था, वो आप कहेंगे वो कौन सा है, हम तो जानते ही नहीं। मैं कौन से जहांगीर तरीन साहब, जहांगीर तरीन साहब तो पिछले 23 महीने तो हमने कुछ नहीं सुना। अच्छा जी, अलीम खान वो बेचारे अभी पीपल्स पार्टी की पलवशा के हाथों उनके साथ जो कुछ हुई है वो आपके सामने है। कोई एक नाम बता दें जो इमरान खान से जिसने पंगा लिया और उसके बाद वो मुतमईन होकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यही एमकेएम थी ना जिसने कहा था कि जी हम इमरान खान को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि इमरान खान महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम रह गया। अब तो एमकेएम को डूब जाना चाहिए था वैसे ही। अब मैं अलीना शिकरी के प्रोग्राम में था, वहाँ पे एमकेएम के कोई 2 साहब थे तो वो कह रहे थे कि जी नून लीग ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। तो मैं कह तुमने जो कुछ किया है अभी सूद के साथ तुम्हारे साथ वापस होना है, क्योंकि एमकेएम के डीएनए में अपोजिशन तो है नहीं। अब पीपल्स पार्टी जो है टेसूरी वो खटक रहे थे और टेसूरी साहब ने ये जो गुल प्लाजा में आग लगने के बाद शोर वोर मचाया वो जरदारी साहब को हजम नहीं हो रहा था, तो उन्होंने
फौरी तौर पे ये नहाल हाशमी वही हैं जिनको क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट सज़ा दे चुकी है, इनकी सेनेटरशिप भी ख़त्म कर चुकी है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उनके लिए बहुत कुछ उल फुल बका था। खैर वो तो नून लीग का वतीरा है कि वो अदलिया के लिए जो चाहे कह सकती है, इवन पार्लियामेंट वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी जो मर्जी कह सकती है, उन्हें 100 खून माफ़ है। अच्छा जी, अब इमरान खान साहब के हवाले से मैंने कल भी कहा था कि ये जो बोर्ड बन रहा है मेडिकल बोर्ड, इसके अंदर एक उम्मीद की किरण हर चीज़ में, जैसे आप एक पॉजिटिविटी रखते हैं, एक उम्मीद की किरण मैं ये कहता हूँ कि ये है कि अगर ये बोर्ड बन जाता है और बनने के बाद वैसे तो जो दोनों डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि जी वो इतने कमज़ोर हैं। आज अलीमा खानम की और जस्टिस क्या कहते हैं अरबाब साहब के दरमियान एक मुकालमा भी हुआ। अलीमा खानम आजकल आप समझ लें कि उनका पूरा फोकस अदलिया के ऊपर है, वो अपने वकीलों को मोटिवेट करती है, अपने वकीलों को लेके चलती हैं, और उन्होंने बाय डिज़ाइन, आपको याद होगा, पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम वकीलों के नाम लिए कि ये कहाँ पे हैं, और वो उसके बाद खोसा साहब का नाम लिया, बैरिस्टर गौहर का नाम लिया, बाकी चंद लोगों का। उसके बाद आपने देखा ये कितने एक्टिव हुए, और एक्टिव होने के बाद अलिया की तरफ इनका ध्यान हुआ है। और फिर अलीमा खानम तो अब इस सतह पे चली गई हैं कि गुज़िश्ता रोज़ एक जो पीटीआई के वकील थे वो जिरा करने लगे, तो अलीमा खानम ने कहा तू चुप कर जा, आप तू चुप कर जा, नहीं सॉरी मेरे मुँह से निकल गया, वो ऐसा थोड़ी बोलती होंगी। वैसे मैं कभी उन्हें मिला नहीं हूँ, मैं वाहिद एक एनालिस्ट हूँ जो किसी से भी नहीं मिलता। मैं अपनी वो छोटी सी एक उसमें ज़िंदगी दुनिया में मस्त रहता हूँ, ना मैं क्या कहते हैं हमें ना किश्वर कुशाई, ना हमें कोई मालत और दौलत का इतना वो है, तो मैं नहीं मिला। लेकिन जाहिर है वो इस तरह तो नहीं कहा होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि आप चुप कर जाए, आप ना दलाइल दें। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चेहरे बेनकाब हुए हैं पीटीआई के, और अलीमा खानम ने उन्हें बहुत अच्छी तरह बेनकाब किया। एनीवे, जो उनका जस्टिस अरबाब के साथ मुकालमा हुआ, तो अलीमा साहिबा ने कहा कि ये नदीम कुरैशी साड़ा बंदा तो नहीं, कहा तुसी साढ़े खाते पाई जा रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, नदीम कुरैशी साहब जो हैं और आरिफ साहब जो हैं वो आपको लूप में रखेंगे। उन्होंने कहा लूप में क्या रखना हुआ, जय साहब हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि आप हमारा डॉक्टर शामिल करें उसमें पैनल में। दो बंदे, ये तो एक ग्रेड 18-19 के अफसर होंगे डॉक्टर, तो ये बेचारे ग्रेड 18-17 के होंगे, ये कैसे वो इतना बड़ा प्रेशर जो है झेल सकते हैं? या तो जो चीफ जस्टिस है वो नहीं प्रेशर झेल सका, तो ये दो बंदे कहाँ से झेल सकेंगे? अलीमा खानम ने यही जज साहब की तरफ कहा कि जज साहब माफ़ कर दो, कुछ साढ़ा बंदा भी छुपा लो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं ये बंदे ये होंगे और ये आपको ये अच्छा। लेकिन सरफराज डोगर साहब के जो 3 रुकनी बेंच है, उन्होंने एक दफ़ा फिर जो डिविजनल बेंच है उसने ये वो जो फैसला था कि इमरान खान साहब से उनके ख़ानदान वालों को मिलवाया जाए, उसको फिर इंडोर्स किया है। और मैंने आपको कल भी कहा था, आज फिर कहता हूँ कि हो सकता है कि मंगल को मुलाकात हो। मैंने आज की एक्सपेक्टेशन थी मेरी कि होगी, लेकिन आज चूँकि अदालतों के अंदर ख़ानदान इतना बिजी रहा, तो आई होप सो कि मंगल को मुलाकात हो सकती है। वैसे भी ईद के वजह से सबकी मुलाकात कराई जाती है, तो इमरान खान की भी मुलाकात एक ड्यू है। लेकिन वहाँ से एक चीज़ देखने के बाद, उसके बाद असल समझ आएगी कि ऊँट किस करवट बैठेगा। अगर इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद उनकी फैमिली ने बाहर आके कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दिया, तो फिर तो समझे कि एतमाद साजी जो है वो आगे बढ़ेगी। और अगर उन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया तो फिर वो थी खड़ी मामला सारा कुछ। तो ये बड़ा एक डिसाइसिव सा दिन होगा जिस दिन वो जाके मिलेंगी, मिलने के बाद बाहर आएंगे, बाहर आके मीडिया से जो चीज़ भी गुफ्तगू करेंगे उससे ये बात क्लियर हो जाएगी कि क्या अंडरस्टैंडिंग जो है वो आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। बहरहाल अलकादर ट्रस्ट के अंदर जब नैब के वकील को जुर्माना हुआ 1 लाख रुपए, तो एक बात तो आपको समझ आ गई कि जो नैब के वकील हैं या नैब, वो किसी तरह भी इन केसेस को फेस नहीं कर सकती, इसीलिए उन्हें जुर्माना हो रहा है। वो इसीलिए इससे भागना चाह रहे हैं। इसीलिए हुकूमत ने इस डर की वजह से नैब के केसेस जो है ना आईनी अदालत की तरफ रेफर करने की कानून साजी बिल जो है वो पास किया है।
تاکہ اگر نیب اپنے کیسز ڈیفینڈ نہ کر پائے اور وہ ناکام ہو جائے تو پھر معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ جانے کے بجائے آئینی عدالت میں جائے. پھر ہوتے دیکھ لیں گے موہ سیاں بہے کتوال, تو پھر ڈر کاہے کا, وہ تو پھر آپ کو سمجھ آ ہی جائے گی کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ایک چیز میں عرض کر دوں کہ اطلاعات یہ آئی ہیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی طبیعت بہت خراب ہے, اور کہا کسی نے مجھے بتایا کہ وہ اتنی بیمار ہیں کہ وہ اپنے کپڑے بھی خود نہیں بدل سکتی. اس سے اندازہ کر لیں کہ سیاست کتنا بے رحم کھیل ہے. وہ خاتون جو پاکستان کی نامور ترین گائناکالوجسٹ ہے, کہتے ہیں کہ وہ لاہور میں انہوں نے اتنی پریکٹس کی ہے کہ آدھا لاہور انہوں نے ہاتھ سے جما ہے. وہ خاتون آج 70-75 سال کی خاتون جیل میں کینسر سے لڑ رہی ہے, اور دوسری طرف وہ اس فاشسٹ حکومت سے لڑ رہی ہے. اپنے عمر سرفراز چیمہ کے ایک بازو فروز ہو چکا ہے, آپ انہیں دیکھیں تو پہچانیں گے نہیں. عمر سرفراز چیمہ کو میں اس وقت جانتا ہوں جب وہ پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری بنے, پھر پتہ نہیں کیا کیا ہوئے. وہ ان کے پولیٹیکل اٹیچمنٹ کی وجہ سے نہیں, میری ان کے ساتھ ذاتی تھی. کیا شاندار خوبصورت نوجوان, کلین شیو, کلف کے کپڑے پہننے والا, اور اگر آج آپ اسے دیکھیں تو آپ پہچانیں گے نہیں جو اس کا حال ہو چکا ہے. آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ کوئی جنگل سے آیا ہوا آدمی ہے. یہ جو لوگ ہیں وہ جیسے اعجاز چودھری ہیں, محمود رشید ہیں, ان لوگوں نے جو ایک داستان لکھ دی ہے وفا کی, کوئی نہیں ٹوٹا, کسی نے معافی نہیں مانگی, یہ ہمیشہ داستان جو ہے یاد رہے گی. آخر میں جاتے جاتے سن لیں جی, ایران کے جو رہبر ہیں مجتبیٰ صاحب, انہوں نے ایک دفعہ پھر اس خطے میں نا مجھے لگتا ہے کہ کہیں کوئی بڑی چیز نہ ہو جائے, کیونکہ شہباز شریف صاحب سعودی عرب گئے ہیں. کل انہوں نے اعلان کہا کہ جی ہم نے تو سعودی عرب کا ہر حال میں ڈیفینس کرنا ہے. دوسری جانب انہوں نے جو آج کل سلامتی کونسل میں قرارداد پیش ہوئی اس کا بھی ہم حصہ تھے. تیسری بات یہ کہ آج انہوں نے مجتبیٰ صاحب نے کہا کہ یا تو گلف والے امریکی اڈے بند کر دیں, اور اگر بند نہیں کرتے تو پھر ہم حملے جاری رکھیں گے. انہوں نے کہا جی یہ جو صلح کر لو, اور 2 دفعہ کہتے ہیں ہمیں پیغام آ چکا ہے ٹرمپ کا کہ ہم سے صلح کر لو. ویسے لائٹر نوڈ میں انہوں نے آگے سے یہ نہ جواب دے دیا کہ ہم رمضان میں شیطان سے بات نہیں کرتے. میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں. لیکن انہوں نے کہا جی ہماری 3 مطالبات ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ ہمیں ریمیڈی دیں, جتنا ہمارا نقصان ہوا ہے وہ دے. خیر جو لوگ شہید ہو گئے ان کا تو کوئی نقصان پورا نہیں کر سکتا, نہ ان کی دنیا کی کوئی طاقت وہ نقصان کو وہ کر سکتی ہے. لیکن دوسرا ان کا کہ ہمارا جائز حق جو ہے وہ تسلیم کریں. بھئی یہ کیا بات ہوئی, آپ ہمیں اقتصادی پابندیاں لگائیں, ہمارے جو ایٹمی پروگرام ہے اس کو نہ چلنے دیں. اور انہوں نے کہا دیکھو بھائی بات یہ ہے, اس جنگ میں میں نے اپنی والدہ, اپنی بہن, اپنی بیٹی, اپنی اہلیہ میں نے سب گنوا دیے. میرے پاس رہا کیا ہے؟ ایسے شخص کو نہ موت سے ڈر لگتی ہے, نہ اسے زندگی کے اندر کوئی اتنی دلچسپی ہوگی, جس نے اپنے عظیم باپ کا لاشا اٹھایا ہو, جس نے اپنی عظیم والدہ محترمہ کا لاشا اٹھایا ہو, جس نے اپنی چھوٹی سی بچی کا لاشا اٹھایا ہو. اسے اس وقت کے فرعونوں سے اور یزیدوں سے کیا ڈر لگے گا؟ تو ایران تو اپنے پیروں پہ پوری طرح کھڑا ہے, اور اطلاعات یہی ہیں کہ ایران کو منانے کی ذمہ داری ٹرمپ نے بھی, اس نے پیوٹن نے بھی لے لی ہے. ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی درمیانی رستہ نکالیں گے. کل ایرانی صدر سے گفتگو ہوئی شہباز شریف کی, آج وہ ایمرجنسی جو ہے سعودی عرب چلے گئے. چلو چنگی گالے, بیچارے بہت دنوں سے پاکستان میں تھے, پتہ نہیں سائیں نہ کوٹ رہے, غیر ملکی دورے کیے بغیر پتہ نہیں کس طرح ان کی زندگی گزری ہوگی. وہ گئے, آج کوئی بڑا بریک تھرو جو ہے رات تک, آج صبح تک آ جائے گا, دوپہر تک آ جائے گا. لیکن یہ طے ہے کہ پاکستان نے یہ بات کنوے کر دی ہے کہ وہ سعودی عرب کی حفاظت کے لیے کسی بھی سطح پہ جا سکتا ہے. جو موجودہ پریزنٹ سچویشن ہے اس میں سے لگ رہا ہے کہ پاکستان, حالانکہ ہمیں جو ہمارے وفاقی وزراء ہیں وہ ہدایت نامہ جو جاری فرمایا ہے اس میں انہوں نے کہا جی خارجہ پالیسی سانو دیکھن دیو, تسی وچ لت نہ اڑاؤ. ہم ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ بھائی جان ہم پاکستانی ہیں, ہمارا کام تجزیہ کرنا ہے حالات پہ, تو ہمیں تو جو صحیح نظر آئے گا ہم کہیں گے, جو غلط نظر آئے گا غلط کہیں گے. کیونکہ آپ ذرا نوٹ کریں, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر حال میں سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہوں گے,
آج رائٹرز کی سٹوری ہے, اس نے کہا ہے کہ ایران نے بھارت کو اپنے ہرمز میں سے رستہ دے دیا آئل ٹینکر لے جانے کا, ایک ٹینکر چلا بھی گیا. تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آہستہ آہستہ پلیئرز کیسے ایک دوسرے کے ساتھ تبدیلیاں کر رہے ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ ایران نے اپنے ہرمز میں سے, یہ اس رائٹر کی سٹوری ہے, اور رائٹر یہ کہتا ہے کہ بھارتی وزیر جو ہیں جے شنکر صاحب اور عراقی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی بھی فون کے اوپر بات ہوئی ہے. تو یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پلیئرز بدل رہے ہیں, ٹیمیں بدل رہی ہیں, یہاں کے پلیئر ادھر جا رہے ہیں, وہاں کے پلیئر ادھر آ رہے ہیں. لیکن جو بھی ہو, اگر ہم نے اس موقع پہ ایک غلط ڈیسیژن لیا تو شاید تاریخ ہمیں کبھی بھی معاف نہ کرے. السلام علیکم.